Good afternoon, students. In the previous lectures, we have discussed about how the current flows inside the conductors, and then study about the relation between current and potential, Ohm's law. And after discussing the Ohm's law, we discussed about the drift velocity of the electrons, dependence upon the resistance on length and area, relation between current and drift velocity, I is equal to NEAVD, then current density J is equal to NEVD, current density in terms of electric field N E square by M tau E, and then J is equal to sigma E. We have discussed all these relations and derived them also. Today we are going to discuss about some points about mobility and resistance only. First thing is mobility. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात कर चुके, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है उसकी बात कर चुके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशंस की बात कर चुके। आज जो हम बात करेंगे मोबिलिटी पे कि मोबिलिटी क्या होती है, और बात करेंगे हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टर्स की, रेजिस्टेंसेस की, एंड द डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन द टेम्परेचर। तो लेट्स स्टार्ट विद मोबिलिटी। मोबिलिटी इज द वे विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड द कंडक्टर। कैसे मूव कर रहा है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, चार्ज पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगा, फोर्स लगा, एक्सीलरेशन आया, उसने फाइनल एवरेज वेलोसिटी गेन की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, अब vd से वो मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा वेलोसिटी गेन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगाएंगे तो कम वेलोसिटी गेन करेगा। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोवाइडिंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं आएगा। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नोन एज मोबिलिटी। कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, देन म्यू इज इक्वल टू vd अपॉन E इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दूं, क्या थी E tau by m, क्योंकि मोड लिया हुआ है दैट मींस माइनस साइन जो था इलेक्ट्रॉन का दैट गॉट कैंसल्ड अपॉन E से E कट गया, E by m tau, therefore mobility is equal to E by m tau. It depends upon the E by m ratio and the average relaxation time, the relaxation time between two successive collisions. So what is drift velocity? What is mobility? The drift velocity per unit electric field is called mobility. If we check on the dimensions or SI unit, the SI unit of mobility क्या हो जाएगा? SI unit मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। कैसे? वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल की फॉर्म में, क्योंकि बैटरी लगा रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा ऐसे नहीं अप्लाई कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेल लगा रहे हैं जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो वी कैन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ पोटेंशियल आल्सो। तो क्या हो जाएगा? वी नो दैट E is equal to minus dV by dr, that is वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या हो जाएंगे? वोल्ट पर मीटर, ये मीटर चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर वोल्ट पर वोल्ट सेकेंड। बट प्रैक्टिकल यूनिट, क्योंकि ये बहुत लार्ज यूनिट हो जाता है मोबिलिटी को मेजर करने का, प्रैक्टिकल यूनिट्स आर centimeter square per volt second. So what is the relation between these two?
So this is equal to 10 raised to power 4 centimeter square per volt second meter. 1 meter is equal to 100 centimeters. तो मीटर स्क्वायर कितना होगा 10 raised to power 4 centimeter square. So this was all about mobility. So mobility is drift velocity per unit electric field. Now relation between mobility and current. हम करंट और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करें तो फ्रॉम हियर रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हाट वी हैव अचीव्ड I is equal to NEAVD. Substituting the value of VD from here, VD is mu time of E. I is equal to NEA mu times of E, or I is equal to NEAE and mu. This is the relation between electric current and mobility. Dear friends, this was all about the mobility, and now we are going to discuss about some more points about the resistance and resistivity. तो रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं. तो शुरुआत करते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. डिफरेंट मटेरियल्स. तो डियर फ्रेंड्स, रेजिस्टिविटी के बेस पे हम डिफरेंट मटेरियल को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट कैटेगरी वी कैन से दैट कंडक्टर, और sometimes we call them metals also because we know that metals are good conductor. Semiconductor, and third category is insulator. If we talk about their resistivity, then conductors or metals have very low resistivity. Their resistivity lies in the range of 10 raised to power minus 8 resistivity to 10 raised to power minus 6 ohm meter. And if we talk about semiconductors, their resistivity lies in between metals and insulators. जो हमारे कंडक्टर्स हैं की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी. इसीलिए यहां भी हमने कंडक्टिंग वायर्स यूज करनी है. वी मोस्टली ऑब्जर्व द वायर्स मेड अप ऑफ मेटल्स, कॉपर, एल्युमिनियम, बिकॉज दे आर कंसीडर्ड टू बी गुड कंडक्टर. गुड कंडक्टर मींस high conductivity, low resistivity. Then semiconductor, and their resistivity lies in the range of 10 raised to power minus 6 to 10 raised to power 4 ohm meter. And insulator, they have very high resistivity, say 10 raised to power 4 ohm meter to 10 raised to power 16 ohm meter. They have very high resistivity. तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो जाती हैं जो सेमीकंडक्टर की, कंडक्टर की और इंसुलेटर की. इंसुलेटर में वुड, एयर, दीज आर द इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स में यू ऑल नो अबाउट मेटल्स, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर. सिल्वर इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट कंडक्टर. एंड देन गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन, these are considered to be semiconductors. Dear friends, depending upon the resistivity, different materials are used for constructing the resistance of suitable values. जैसे लो रेजिस्टेंस की कोई मटेरियल बनाना है, वह ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें लो रेजिस्टेंस यूज करना है कोई डिवाइस, तो लो रेजिस्टेंसेस ज्यादातर वायर्स से बना लिए जाते हैं. अगर हाई रेजिस्टेंस यूज करनी है
तो हाई रेजिस्टेंस ज्यादातर कॉपर्स के बनाए जाते, कार्बन के बनाए जाते हैं। वी से दैट टाइप ऑफ रजिस्टर्स कह लेते हैं। कई तरह के वैसे रजिस्टर होते हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करने की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमने रजिस्टर यूज करना है, तो रजिस्टर का मतलब क्या होता है? रजिस्टर ऐसा कुछ नहीं है, हम एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का मटेरियल लेके उसको उसकी जगह पे रख लेंगे। पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का मटेरियल कहां से मिलेगा? अगर मुझे चाहिए 5 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, फ्रॉम वेयर आई विल अचीव 5 ओम। अगर मुझे 50 × 10⁻³ ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, हाउ विल आई गेट दैट वैल्यूड रेजिस्टेंस? तो अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये रजिस्टर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम वैसे मटेरियल यूज करेंगे, जैसे लेट अस से हम नाइक्रोम का वायर ले लेते हैं। तो नाइक्रोम के वायर की हम लेंथ मेजर करना शुरू कर देते हैं, जिस लेंथ पे हमें 5 ओम का रेजिस्टेंस बन जाता है। वो वायर काट के उसको रोल कर लेते हैं और उसके दोनों एंड को टर्मिनल्स बना लेते हैं। एक लॉन्ग वायर whose resistance is equal to resistivity we will get from the table, then R is equal to rho L upon A। 5 ओम जहां पे बन जाए, जिस लेंथ पे, जिस एरिया पे, हम वो लेंथ ले लेंगे वायर का। नाउ वी विल रोल दिस वायर and these are the free terminals and we will use this wire as a resistor। so this type of resistor जिसमें हम वायर यूज कर रहे हैं, हम इनको बोलते हैं वायर बाउंड रेजिस्टर्स। क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं? वायर बाउंड रेजिस्टर्स। और वायर बाउंड रेजिस्टर ज्यादातर कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं? अलॉयज से बनाए जाते हैं। Why alloys? Because alloys has high resistance as compared to metals। जहां पे एक कॉपर की वायर की अगर हम रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी ऑफ अ वेरी वेरी लार्ज लेंथ। मतलब अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है तो उसके लिए बहुत लंबी लेंथ की जरूरत पड़ जाएगी, और उसको बाइंड करके अगर हम छोटी सी डिवाइस में यूज करना चाहते हैं, इट बिकम्स इम्प्रैक्टिकल। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हाई रेजिस्टेंस वायर्स लेते हैं, यानी कि अलॉयज लेते हैं। अलॉयज हैज कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू मेटल्स। तो वी यूज अलॉयज। अलॉयज लाइक नाइक्रोम वायर, मैग्नीशियम GaN, marine wire, then Constantan, etc. These are the alloys which are used to make the wire bound resistors. But dear friends, if we need a very high resistance, large resistance, somewhere we need large resistance in thousands ohm, in kilo ohm, in mega ohms, then it becomes impractical to use these wire bond resistors because of their huge size. Their size become very heavy and huge, and we can't use them in the devices. For that purpose, in that cases, we use the other type of resistors made up of carbon, known as carbon resistors. Carbon has very high resistivity as compared to alloys, and hence the resistor made of carbon becomes very compact. Carbon is abundant, बहुत large amount में है, so carbon bond resistance becomes inexpensive also, compact in size, inexpensive, and that's why it became extensively used in electronics। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, radio, mobile, whatever you will see, you will observe that we are using carbon resistors there। और कार्बन रेजिस्टर का साइज कितना छोटा होता है? एक राइस का जो सीड, जो हमारा सीड है, उसके साइज के इक्विवेलेंट इसका रेजिस्टेंस का साइज हो जाता है। वैल्यू इज वेरी हाई बट साइज इज वेरी कॉम्पैक्ट। सो thus these type of resistor, carbon resistors, are widely in use in all type of electronics these days।
To know the value, to write the value on such small size is difficult, and to read that is also difficult. So for knowing the value, for evaluating or to know the value of the carbon register, some color codes are used. आप देख सकते हैं, अगर आपको मार्केट में कार्बन रजिस्टर लेने जाएंगे तो आपको एक व्हाइट कलर का थोड़ा सा ऐसा बीट साइज का मिलेगा, दोनों तरफ से वायर निकली हुई है. This is the carbon register, and you will observe that there are 3 or 4 rings. There are 3 or 4 rings, colored rings on there. These rings represents the color code. These rings represent the color code. The value of the resistance will be given by these color code rings. The first ring, color code में जो हमारी पहली रिंग है, the first rings tell about the first significant figure. The second ring gives the second significant figure. The third ring gives the power of 10, and the fourth ring gives the percentage tolerance, and hence we can check the value of the carbon register. Now the color has some specific values, so to know the value we have to learn the table of color code. Let's check the color code table. Let's start with first is black, second is brown, and their values are black has 0, brown has 1, then red has 2, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white. So these are the codes of color. Then the fourth ring, which is at certain large distance, that may be of gold color, plus minus 5% tolerance. Then silver color, plus minus 10%, or maybe there is no ring, no color. Means there is no ring at all, there are only 3 rings. Then fourth ring means absent is there, that means that has plus minus 20% of tolerance. So as such, if we try to remember their value, that means yellow has 4, violet has 7, white has 9, but it is difficult, so we just make a line or rhyme to make the things learn quickly or easily. So for that we have also this a rhyme line like B Roy, B Roy, Great Britain, very good wife. Means B Roy's, Great Britain, very good wife, loves gold silver necklace. B Roy's Great Britain, very good wife, loves gold silver necklace. तो अगर इस लाइन से याद करें तो ये याद करना थोड़ा सा आसान है. ऐसे हम कुछ ऐसे लाइनें बना लेते हैं, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में भी कई लाइनें बना लेते हैं. तो टू रिमेंबर द एलिमेंट्स एंड देयर सीक्वेंस,
तो सेम वे टू रिमेंबर द सीक्वेंस वी कैन मेक सच टाइप लाइंस। अगर आपको कोई और लाइन इजी लगती है आप वैसे बना सकते हैं, तो इस तरह से इनको याद रखना इजी हो जाता है। सो वीवी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वीवी रॉयस ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ लव्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो अगर हमें कोई रजिस्टर है दिया हुआ and the first ring is green, second ring is yellow, third ring is say brown, say anyone, and fourth ring say gold, then what will be the value of this register? One marks question can come in the examination or in some competitive exam also. Such diagram is given and you are asked to find the value of the register. Then check out the values. First one is green, so green is here, so first significant is 5, figure is 5. Then yellow, yellow means 4, second significant figure is 4 into 10 raised to power. Brown, brown means 1 plus minus gold, gold means 10%. So this is the value of the 540 ohm. 540 ohm is the value of the carbon resistor having such color code. So dear friends, this was all about the carbon resistor and wire bound resistor. So we have discussed about the distribution of the materials. तो हमने देखा तीन तरह का materials है, कौन कौन से? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी हमने ऑब्जर्व किया 10 raised to power -8 to 10 raised to power -6 ओम तक मीटर तक थी। और अगर सेमीकंडक्टर की चेक किया हमने तो इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑफ द रेंज 10 raised to power -6 ohm meter to 10 raised to power 4 ohm meter, and of insulators it is very high, quite high, that means of the order of 10 raised to power 4 to 10 raised to power 16 ohm meter. And then type of resistors used, we have seen that there are two type of resistors which are in use. Number one is wire bound resistor, number two is carbon resistor. Carbon resistors are widely used in all type of electronics because of its high value, compact size and inexpensive, whereas wire bond resistors, because metals are costly, so are costlier as compared and of small values, heavy size, they are used in laboratories rather than in electronic devices. Next is what happens to the resistance or resistivity if the temperature changes. अभी हमने देखा था resistance depends upon resistivity, length and area, and there we said that resistivity is independent of dimension. But what happens if the temperature changes? Do the resistivity remain same or changes? Let's check out. So next topic is temperature dependence of resistivity. Temperature dependence of resistivity. तो डियर फ्रेंड्स, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करने से पहले हम ये देख लें कि रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो वी हैव सीन दैट J इज इक्वल टू सिग्मा E, हमने ये रिलेशन चेक किया, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, एंड आल्सो फ्रॉम द ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन we have seen that J is equal to NE square tau by ME. So this part because it's the same relation, so sigma must be equal to NE square by M tau, where sigma is conductivity and resistivity is the reciprocal of conductivity. Rho is equal to 1 by sigma, which is equal to M upon NE square tau. So from here, M mass of the electron, E charge of the electron, these are the constant term. So we can say that rho is inversely proportional to N and rho is inversely proportional to tau, relaxation time between two successive collisions.
Dear friends, these two things we have to see carefully. These are playing the role to determine the temperature dependence of the resistivity. To check that the resistivity depends upon temperature or not. So there are two type of material we are going to discuss here. One is metal or conductors, and other is semiconductors. मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, n is infinite approximately, that is very large, we can say very large. अगर ये पहले से बहुत ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से चार्ज कैरियर्स एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी गेन करके एक्साइटेड लेवल में आ जाते हैं, अपने लेवल से बाहर आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं. पर अगर मैं कहूं पहले से ही फ्री इतने ज्यादा है कि अब उसमें हल्का सा चेंज होगा, वो मेजरेबल ही नहीं है. सो वी कैन से दैट फॉर कंडक्टर्स और मेटल्स n is independent. n is approximately independent of temperature. So rho no depends upon tau only. रिलेक्शन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. चार्ज कैरियर चल रहे हैं, ये चार्ज कैरियर ने चलना शुरू किया, पहले कोलाइड किया, अब फिर से एनर्जी गेन करके चलना शुरू किया, दोबारा कोलाइड किया, इसके बीच में जितना टाइम लगा. डियर फ्रेंड्स, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी. ये हमने 11th में भी पढ़ा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने ज्यादातर पढ़ा था. लेकिन कंडक्टर्स की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी पार्टिकल में जब टेम्परेचर से उसको मिलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ केवीटी के अकॉर्डिंग एनर्जी उनकी बढ़ेगी. तो अगर यहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर को टेम्परेचर की मिलेगा, हीट मिलेगी, तो वो हीट एनर्जी गेन करके दे विल स्टार्ट मूविंग रैपिडली, और जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जैसे जैसे कोलिजन बढ़ेंगे रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाएगा. द नंबर ऑफ कोलिजन्स विल इंक्रीज which decrease the torque. So if temperature increases, the relaxation time between two successive collisions decreases. And if temperature decreases, rho is inversely proportional temperature, rho will increase. Hence with increase the temperature, the resistivity of the metals increases. Dear friends, सेमीकंडक्टर की तरफ आए तो यहाँ n क्या है? n बहुत स्मॉल है. सेमीकंडक्टर में अगर जैसे सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, फिजिक्स में हमने सेमीकंडक्टर को ज्यादा डील करेंगे 14th चैप्टर में, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस में. लेकिन केमिस्ट्री में आपने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा. इसके आउटर शेल के चारों इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में होते हैं. एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक देयर बॉन्ड एंड कम टू द लैटिस and become free, leaving behind the hole in the bond and hence create a electron hole pair known as thermal excited electron hole pair. तो ये इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग बहुत कम है. So we can say that n is very small. n is very small. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बने हुए हैं वो भी तो रूम टेम्परेचर की वजह से कि इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल गई तो वो तोड़ के अपना बोर्ड बाहर आ गए. लेकिन सब नहीं आ पाए, ज्यादा नहीं आ पाए, बस कुछ आए थे, थोड़े बहुत आए थे. जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं? एनर्जी गेन कर रहे हैं टेम्परेचर की वजह से, एंड स्टार्ट गेटिंग एक्साइटेड एंड ब्रेक देयर कोवैलेंट बॉन्ड एंड कम टू द लैटिस, बिकम फ्री. देयरफॉर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर n increases significantly. n increases significantly. जैसे टेम्परेचर बढ़ता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एकदम से राइज करना शुरू कर देते हैं सेमीकंडक्टर्स में. और दूसरी चीज जो है रिलैक्सेशन टाइम. अब जिसमें रिलैक्सेशन टाइम बात करने की पहले उसमें तो इलेक्ट्रॉन बड़े कम थे तो रिलैक्सेशन टाइम का तो जिक्र करना ही थोड़ा सा ऐसा इनसिग्निफिकेंट जैसा हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल एंड देयर कोलिजन विल बी
very less. So the temperature is increasing the N significantly, whereas the increase in tau is very less or become insignificant. So we can say that here tau is approximately independent of temperature. Tau is approximately independent of temperature. Therefore, what is rho now? Rho is inversely proportional to N. And here N is increasing, so rho is decreasing. What we observe? The opposite behavior. In conductors, resistivity increases with temperature, whereas in semiconductors, resistivity decreases with the temperature. So, to find out the relation between for change in resistivity, let's check out the relation for change in resistivity. तो हमें जो कंक्लूजन तक मिला वो कंक्लूजन ये था कि सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज होती है और कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज होती है. रीजन क्या है? इधर फ्री चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं और इधर क्या है? इधर कोलिजन्स बढ़ रहे हैं और कोलिजन बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है. सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड? वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेशियो ऑफ change in resistivity to the original resistivity is directly proportional to change in temperature, and rho minus rho naught upon rho, where rho is the resistivity at temperature T and rho naught is the original resistivity at temperature T naught, is equal to alpha T minus T naught, where alpha is the constant of proportionality called coefficient of resistivity. Coefficient of resistivity. और यहीं से अल्फा की वैल्यू बनाने की कोशिश करें तो अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी? अल्फा की वैल्यू बन जाएगी रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी माइनस टी नॉट. तो यहां से चेक करें तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा? अल्फा की डायमेंशन क्या है? रो माइनस रो नॉट की डायमेंशन रेजिस्टिविटी की, नीचे रेजिस्टिविटी, इन दोनों की डायमेंशन कैंसिल आउट. व्हाट वी आर लेफ्ट विद टेंपरेचर इनवर्स. द डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज टेंपरेचर इनवर्स. अगेन फॉर मेटल्स रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, रो इज ग्रेटर देन रो नॉट, तो अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर. सेमीकंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी कम हो रही है, इसका मतलब रो नॉट इज ग्रेटर, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी ज्यादा है. अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है ओरिजिनल और फाइनल रेजिस्टिविटी कम है, देन द डिफरेंस इज नेगेटिव, तो अल्फा बिकम नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर. तो अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर एंड अल्फा इज नेगेटिव फॉर semiconductor. From the above relation we can see that rho minus rho naught is equal to alpha rho naught t minus t naught. ये rho naught इधर ले आए तो rho is equal to rho naught plus alpha rho naught t minus t naught. rho कॉमन ले लें तो 1 plus alpha t minus t naught. This is the relation for resistivity and then temperature T for the change in temperature. Dear friends, let's check out the graph for resistivity. So, अगर हम ग्राफ चेक करें, ग्राफ मीन्स वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर. The variation of resistivity with temperature अगर हम चेक करें for different materials, we observe that for good conductors, the conductor which have low resistivity, say copper,
the resistivity changes very steeply, एकदम से बहुत लार्ज चेंज आएगा, रेजिस्टिविटी बहुत शार्पली बढ़ती है फॉर द सब्सटेंशियल मटेरियल्स हैविंग वेरी लो रेजिस्टिविटी। और यही अगर हम लोग हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स के लिए चेक करते हैं, वी गो चेकिंग फॉर, इस तरफ टेम्परेचर ले लिया, इस तरफ रेजिस्टिविटी ले लिया फॉर कॉपर और एल्युमिनियम। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग चेक करने के लिए फॉर 200, देखो इधर हमने 50 या 100 का टेम्परेचर डिफरेंस है क्योंकि कम टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आ रहा है। इधर हम लोग ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस दिखा रहे हैं क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में कम चेंज आ रहा है। 400, 600, 800, इधर हम ले लेते हैं 1.1, इधर ले लेते हैं 1.2, एंड वी ऑब्जर्व दैट the change is not such steep. The variation for high resistive materials like nichrome, manganese or constantan, the variation of resistivity is very less with the temperature. बहुत कम changes आते हैं, and that is why we use these material to construct the standard resistors. कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है और जीके में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाई वी यूज अलॉयज और नाइक्रोम, मैग्नेट, कांस्टेंटन फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, बिकॉज द डिपेंडेंस ऑफ दीज resistivity of these material on temperature is very less. They vary rarely with increase in temperature. That's why they give the standard values. Whereas अगर हम कॉपर एल्युमिनियम को यूज करेंगे तो हल्के से टेम्परेचर चेंज में भी दे शो द ह्यूज वेरिएशन, एंड हेंस what result we are getting keeps on changing. We are not getting the standard results. Third, for semiconductors, we check the variation for semiconductors and we have observed that for semiconductor resistivity decreases with temperature. We can say that resistivity decreases with temperature. This is for semiconductor. So ये सब कंक्लूजन करने के बाद एक जो बात आती है कि अगर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, so resistance will also depend upon temperature, and if resistance will also depend upon temperature, then how the Ohm's law can give the standard result? ये Ohm's law क्या है? V is equal to IR. V is proportional to I. V is proportional to I only if R is constant, but here we can see that R is not constant. So Ohm's law also became invalid under such conditions. अगर हम लोग conclude करने की कोशिश करें, then we say that there are some limitations for Ohm's law also. And what are those limitations? First one is that R depends upon temperature. Hence, we do not remain proportional to I if temperature changes. तो ये एक लिमिटेशन हो गई कि लिमिट में रहना, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो V जो है वो I का स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं देगा। If temperature increases, R will increase, I will decrease. तो जो पहले वैल्यू I की थी वो अब नहीं होगी। So V is not proportional to I if the temperature changes. This is the first limitations. That's why in Ohm's law also we says that it states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied under constant temperature and physical conditions. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट या फिजिकल कंडीशन चेंज कर जाती हैं, then we will not make proportional to I, then Ohm's law will become invalid. So this was the first limitation. Second limitation, there are some substances for which V is not proportional to I. अगर हम V को रिवर्स कर देते हैं, ये हमारा सब्सटेंस है, potential difference V is applied and I current is flowing. I current is flowing through the substance, and if the polarity of the battery is changed or cell is changed, the current should flow in the opposite direction, but the magnitude should remain same. This is the Ohm's law. V is proportional to I, only direction changed. But for some substances like semiconductor diodes, in the 14th chapter we will discuss them in deep, explain them. For semiconductor diode,
If it is forward bias, then large current flows through, and if it is reverse biased, then initially approximate zero current flows and then suddenly abrupt increase in current. So the forward bias and reverse bias graph is not similar. बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दे, V की डायरेक्शन चेंज कर दे, the result current will not remain same in magnitude but varies. This is also the limitation of Ohm law. Some materials do not obey the Ohm's law, like diodes. There are some other material also. Third limitation, for which for different value of V, we got the same value of current. Though Ohm law says that V is proportional to I, that means for unique value of voltage there should be unique value of current. एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू है, दैट्स ऑल. अगर वोल्टेज चेंज करेगा, I चेंज करेगा. अगर V सेम रहेगा, I सेम रहेगा. But here in this case we can see that for V1 is also current I, for V2 current is again I, for V3 current is again I. For different value of V, we are getting the same current, which violate the uniqueness of the current for different voltages. And this also violates the Ohm's law. And this happens in the material like gallium arsenide. Similarly, there are materials like thyristors, for which we got different value of V for same value of here we are getting the different value of V for same value of current. They will get same value of V for different value of current. Again, the V and I are not unique. So these were the certain limitations of Ohm's law. With this, our current, resistance, drift velocity, mobility, these topics are complete. Next, we will start about the source of EMF, internal resistance, and power of the cell in our next lecture. Thank you, students.